ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ 92 ਈਅਰ 올ਡ ਵੈਟਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਡੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, उन्होंने क्यों अपने आप को कन्वर्ट किया तो बुद्धिज्म ही क्यों सिलेक्ट किया। स्वागत करते हैं मिस्टर खुशीराम जी। हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। सो खुशीराम जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बताइए कि आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया और आपने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। मेरे को डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग ने ही प्रेरित किया और जो सबसे ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस किया था फर्स्ट टाइम दैट वाज हिज बुक ऑन कास्ट सिस्टम कॉल्ड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके, इसका अपना स्टोरी है कि वाई हाउ ही रोट दैट बुक, राइट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसने मेरी आँख खोल दी कि आप किस समाज में रहते हो और आपका कल्याण कैसे होगा। ओके, एंड बाबा साहब की ज़िंदगी में से कुछ उनके लाइफ में से क्या चीज़ें जो हैं हमें सीखनी चाहिए? आई एम प्राउड टू से कि इस वक्त अगर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट लीडर हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। राइट। मैंने मीरा नंदा की 3-4 किताबें पढ़ी हैं अबाउट द इंडियन सिचुएशन। उसमें वो डॉक्टर अंबेडकर को द प्रॉफिट फेसिंग द फ्यूचर कहते हैं। Okay. वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए हैं अगर हम उनको अपनाएंगे तो उससे उसी से हमारी डेमोक्रेसी, उसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज हम वी आर डूम टू। इतने बड़े वो आजकल अगर किसी लीडर के मुताल्लिक पढ़ा जाता है ज़्यादा तो वो डॉक्टर अंबेडकर है और उनकी जो राइटिंग्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 20 से भी ज़्यादा वॉल्यूम में पब्लिश करी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हाईलाइट टुडे फ्रॉम हिज लाइफ, व्हाट नीड्स टू बी लर्नड? हमें उन्होंने ज़िंदगी भर स्ट्रगल करी उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए जिन्हें आजकल हम दलित कहते हैं जी। वो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी कोई पूछ नहीं थी, पॉलिटिकल फील्ड में भी उनकी कोई रिकग्निशन नहीं थी। तो सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया कि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके उनको वो एक पॉलिटिकल एंटिटी रिकग्नाइज करवाया जिनको उस कॉन्स्टिट्यूशनली हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी भारी अचीवमेंट थी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो एक्चुअली फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जब तक वो लोगों की नहीं बदलती है, उनको नई आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, पुराने दक्यानुसी ख्यालात वो नहीं छोड़ते हैं तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो देन ही वाज लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव कि क्या अडॉप्ट किया जाए। तो अल्टीमेटली सारी स्टडी करके उन्होंने 30-35 साल उन्होंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। क्योंकि 1935 योला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं आई एम बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। बट व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू थिंक ऑन दीज लाइंस और बुद्धिज्म ही क्यों सिलेक्ट किया? हाँ, पहली बात तो ये है कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसकी अपने ऊपर घटनाएं घटी। फॉर एग्जाम्पल, और बात तो हम छोड़ देते हैं, जिस वक्त वो USA से MA PhD डिग्री लेके भी वापस आए और महाराजा बड़ौदा ने उनको अपना मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया तो उनको बड़ौदा भर में कहीं रहने की जगह नहीं मिली। कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये महार का बच्चा है, इसको हम जगह नहीं देंगे। वो पारसी धर्मशाला में इनकॉग्निटो वहाँ उन्होंने अकोमोडेशन लेगी। लेकिन जब पारसियों को पता चल गया ये तो महार है, इन स्पाइट ऑफ देयर नोइंग कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी टू द अपने महाराजा हैं, दे थ्रू हिज लगेज आउट करने के छोड़ जाओ तो क्या मशहूर। सो दैट वाज द इतना कास्ट सिस्टम इनगल्फ था, बिटर एक्सपीरियंस था तो उन्होंने फिर ये डिसाइड करना ही था। राइट। हाँ जी। सो ये उस समय जो इन्होंने सिर्फ क्योंकि उनके साथ जो कुछ बीता उसकी वजह से बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया या जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें से भी कुछ चीज़ें उनको प्रेरित किया? मैंने जहाँ तक स्टडी किया है कि वो शुरू से ही बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड थे जी। और
उन्होंने बाकी धर्मों की भी काफ़ी स्टडी, क्योंकि उन्होंने जो अपने लिखा है अबाउट इस्लाम, अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो उनका बहुत बड़ा भारी ज्ञान था जी। और लेकिन सबसे जो उनमें ये खासियत थी कि वो एक बहुत बड़े पैट्रियट थे। उसके मतलब जितनी मर्जी लोगों में मगालते हों, लेकिन ही वाज फार एक्सलेंट पैट्रियट, मैं ये कहूँगा। और इसलिए वो कहते थे कि हम हिंदुस्तानी कल्चर में ही रहते हुए हम इसमें रेवोल्यूशन लाएंगे। और उसने बुद्धिज्म को उसकी जब स्टडी करी कि ये शुरू से एंटी कास्ट, एंटी सुपरस्टिशन रहा है, तो उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। और क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि इवन वेस्टर्न पीपल आर एप्रिशिएटिंग बुद्धिज्म एज ए रिलीजन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। तो उसके साथ जो उनका मुख्य मकसद था कि दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना और कास्ट सिस्टम को फिनिश करना। लेकिन आज जब हम भारत को देखते हैं, जो स्थिति वहाँ पे बनी पड़ी है, उसके मतलब आप क्या समझते हैं? और ख़ास तौर के ऊपर ये जो कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में कहा तो जाता है, लिप सर्विस तो होती है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं जो होना चाहिए था वो हुआ? नहीं, ये हो नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली कास्ट सिस्टम की जो बुराइयां हैं उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे जी। और जो सब पावर है, चाहे प्रोपेगेंडा पावर है, गवर्नमेंट मशीनरी है, इकोनॉमिक लीवर्स हैं, वो सारे ही हाई कास्ट लोगों के पास हैं। तो वो इस सिस्टम को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो निम्न जातियों के लोग हैं उनमें अभी उतनी ना जागरूकता है, ना उनके पास पावर है। लेकिन मैं उस मीरा नदा की फिर बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, बाकी सारे देशों में, स्पेशली यूरोप में, जो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया, रिनाइसेंस आई, वो ज़्यादा हाई प्रीस्ट ने और हाई पावर्ड इंटेलेक्चुअल्स ने दे ब्रॉट अबाउट दैट। लेकिन हिंदुस्तान में इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग और न्यू आइडियाज़ वाले निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कहते हैं कि सुपरस्टिशन छोड़ो, सोल के चक्कर में पढ़ो, ईश्वर के चक्कर में ना पढ़ो, यही सब कुछ है, आपको यही अपनी प्रॉब्लम है, यही आपने सॉल्व करनी है, अपने हाथों से करनी है। और ये लोग जो हैं वो कहती हैं अब ये चाहिए कि जो हाई कास्ट इंटेलेक्चुअल हैं इस मूवमेंट का साथ दें और ये रेवोल्यूशन जो है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ये जो एक तरह से रिवाइवल है, क्योंकि बुद्धिज्म तो पुराना धर्म है, इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। इट इज ऑफ द सेम टाइप एज रिनाइसेंस इन यूरोप। ओके, बट अब बात आती है कि जो दबले कुचले लोग थे उनके लिए जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो दिए गए, क्या आप समझते हैं कि जहाँ पे पहुँचने चाहिए थे वहाँ पहुँचे? और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग दबे कुचले थे, जब वो पावर पे पहुँचे तो क्या उन्होंने अब्यूज़ नहीं किया सिस्टम को? खैर, ये एक छोटा सा इशू है। बहुत रिजर्वेशन तो एक बहुत छोटी सी, इसको मैं एक पासिंग फेज समझता हूँ। ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। और आज भी जो रिजर्वेशन के इंटेंट्स हैं या गवर्नमेंट के रूल्स हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ काफी डील किया, जैसे रोस्टर सिस्टम है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। ये एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट फोर्थ, ऐसा एक्सक्यूज लगा के पोस्टिंग जो खाली हैं वो दूसरे लोग। So what needs to be done? क्या करने की जरूरत है? उसमें ऑनेस्टी यही की जरूरत है कि जो रूल बने हुए हैं हम उनको ऑनेस्टली उसको इम्प्लीमेंट करें। जिनका डिजर्व, जो चीज डिजर्व करते हैं लोग उनको दें। लेकिन आप ये समझते हैं आजकल करप्शन का तो बहुत जोर है हर एक जगह। अभी आपने देखा होगा कि जो लोग फॉरवर्ड कास्ट के हैं वो बोगस शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट लेके भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि इससे ज्यादा ट्रेजेडी क्या हो सकती है? आखिर में आप 92 सालों के हैं और आपके जीवन का ब्रीफली मैं चाहूँगा कि क्या निचोड़ क्या है जो आप इतनी अच्छी सेहत और इतनी अच्छी सोच को जो आप आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आपको एक तरह से सेल्फ रेज की बात हो जाती है जी। मैंने भी काफ़ी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ देखी हैं, लेकिन मेरे को थोड़े टर्निंग पॉइंट्स मिलते रहे हैं जी। थोड़ी सी हेल्प मिली एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। राइट। यू नो, लोगों की हेल्प से, जो वेल विशर्स थे उनकी हेल्प से हमने कॉलेज तक ऑलमोस्ट तकरीबन फ्री एजुकेशन पाई, जबकि मेरे पेरेंट्स मेरे को दिन की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे जी। और फिर मेरे को पढ़ने का शौक़ रहा। तो जब मैंने ये सारा
स्टडी किया। मैंने आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई डिड ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, Right. और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, जी। और फिर रिलीजन की तरफ आ So गया। education is the answer to all the problems. दैट्स राइट। Wonderful, sir. एजुकेशन के बगैर आप कोई अच्छे आइडियाज पिकअप नहीं कर सकते। Right. आफ्टर ऑल इंसान में और हैवान में अंतर ही क्या है? बिल्कुल। सिर्फ ब्रेन है। Right. और आदमी में यही अंतर है। हाँ, हाँ। ऊपर जाते हैं ब्रेन पावर है, Right. नीचे जाते हैं ब्रेन पावर आपका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आपने आके इन इम्पोर्टेंट इश्यूज को टच किया। Thank you थैंक यू very वेरी much. मच फॉर योर Thank you very much. ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਲਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ।